सभी मित्रों को नमस्कार, प्रेम प्रणाम और गुड आफ्टरनून। दोपहर है, धूप निकली हुई है, बाहर काफ़ी हवा चल रही है, तो सोचा घर पर बैठ कर ही कोई जुगाड़ किया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं, कई मित्रों के प्रश्न भी हैं, लेकिन अभी जो सिलसिला चल रहा है निरंजन सिंह चौहान की बात पूरी नहीं हुई है। तो कभी कोई बात ऐसी होती है कि बात में से बात निकलती है और एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अच्छा है कि उसी विषय पे बात की जाए तब तक कि बात पूरी ना हो जाए। और यहाँ एक सीमा है बात करने की भी, क्योंकि घंटा 2 घंटा तो उचित नहीं है, सबके पास इतना समय नहीं होता। तो मैं जितना भी हो सकेगा संक्षिप्त में बात कहने की कोशिश करूँगा। एक और सुबह अभी मैंने एक और वीडियो बना दिया उनके लिए, तो ये 2-3 भागों में होगा ये इनका जो सिलसिला है। बाकी और भी प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रणाम हैं, अहोभाव है, ओशो के प्रति इतना प्रेम है लोगों के हृदय में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे पास ये सुविधाएं हैं तो हम लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं। खैर, शॉर्टकट में हम बात करते हैं। तो स्वामी जी प्रणाम। आप बिल्कुल सहज भाव से बोलते हैं, आपके शब्दों में बनावट नहीं होती। अगर आप कोई शब्द या शेर भूल जाते हैं तो आप कहते हैं लो भाई भूल गया। यह शैली, यह तरीका आपका अच्छा है, सहज है। लेकिन शैली से याद आया, ओशो कहते थे कि मेरी शैली को क्या खाओगे। मैंने भी सुना है ओशो से, क्योंकि किसी ने उनसे प्रश्न पूछा था। और ऐसे लोग भी आते थे जो उनके बोलने का ढंग पसंद करते थे, लेकिन उनको ध्यान साधना से, सत्य से कोई लेना देना नहीं होता था। वो भी उसका उपयोग करना चाहते थे, कैसे ढंग से बोला जाए। खैर, ये ओशो का अपना मामला। तो ओशो कहते थे कि क्या कि मेरी शैली को क्या खाओगे। लेकिन मैं कहूँगा, मैं आपके बोलने के ढंग से प्रभावित होकर आपको सुनने लगा। चलो, अच्छी बात है जी। अगर आपकी सहज शैली नहीं होती तो शायद मैं आपको सुनता नहीं। एक और प्रश्न है, स्वामी जी, मेरा मन विद्वानों की, राजनीतिज्ञों की, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उनकी बात काटने का मन होता है। वो अच्छी बात है ये तो। मगर मैं सोचता हूँ अच्छा जी, अच्छा है, सोचते हैं। मगर मैं सोचता हूँ, बात काटने से क्या हासिल होगा। फिर एक विचार यह भी आता है, इनकी गलतियाँ इन्हें बताना चाहिए, या मैं मूर्ख हूँ इसलिए इनकी बात काटने का मन होता है। निरंजन सिंह चौहान। तो ऐसा है कि एक बात में बहुत सी बातें हैं। पहली बात की, अच्छा है कि आपको मेरी शैली, जैसी मेरे, हर एक व्यक्ति की अपनी आवाज़ होती है। प्रकृति ने, देखो ना, हर एक जीव जंतु को, हर एक व्यक्ति को, हर एक पशु को, पंछी को उसकी आवाज़ बोली दी है। सभी कोयल कूकती है, लेकिन जो जानकार है वो कहते हैं सभी कोयल की आवाज़ बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। आजकल तो हमारे पास निरीक्षण करने के, मापने के ढंग भी आ गए हैं। दो व्यक्तियों की आवाज़ एक जैसी नहीं होती। हम कोशिश करके निकाल सकते हैं। बहुत से लोग गाना गाते हैं ना किसी और की आवाज़ में। तो ये हमारी क्षमता भी है कि हम नकल करने में असल को भी मात कर दें। ऐसा हुआ है कई बार, और होता भी है कि जो असल था वो तो भाई अपनी बात अपने ढंग से कहता था, लेकिन उसी बात को जो 50 बार, 100 बार, 1000 बार याद कर लेगा कंठस्थ, उससे तो कोई गलती होने वाली है ना। तो यह कि ये आंतरिक प्रक्रिया है, यंत्र ज़्यादा गलती नहीं करते, मतलब करते ही नहीं करीब करीब। तो ऐसा है कि समझ लो कि यंत्र बिल्कुल भरोसे लायक है, मशीन गलती नहीं करती। इसलिए अब आदमी को, इंसान को निकाला जा रहा है बड़ी बड़ी जगह से। उसकी जगह कंप्यूटर रख दिए हैं। शॉपिंग सेंटर में हम यहाँ जाते हैं, लंदन में तो ऐसे ही है। पहले 20 स्टील होती थी, गले पे बैठने वाले, कैश लेने वाले, सामान के बदले में आपको चेंज देने वाले व्यक्ति होते थे। तो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कुछ और भी बात होती थी। अब तो वो कंप्यूटर लगे हैं, सामान टच करो टिंग आवाज़ आती है, पैसे डालो टिंग की आवाज़ आ जाती है, बैग लेना है। तो मतलब, क्योंकि मशीन रिलायबल है, मनुष्य रिलायबल नहीं है। यही तो मनुष्य की समस्या है, और यही गरिमा भी है। बहुत सी बातें हैं,
तो अच्छी बात है कि आपको हमारी शैली पसंद आई है, और बस जैसा है वैसा बोल देते हैं। कोई ये किसी के लिए, खास व्यक्ति के लिए बात होती है तो उसको ध्यान में रख के बोलते हैं। और जब लिखना होता था तो बड़ी सुविधाएं होती थी, भाई आराम से लिखेंगे, आज 10-5 लाइन लिख दिए, कल सुबह उठ के लिख देंगे, और उसमें डिलीट करने का भी मौका मिलता था। अब ये तो ऐसा है कि स्पॉन्टेनियस है। खैर, बड़ी अच्छी बात है आप के मन में उठता है कि जो लोग गलतियां करते हैं उनको टोकना चाहिए। ये जिम्मेदारी है आपकी ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की। पूरी दुनिया में, खासकर आप भारत में हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, तो जो भी राजनीतिज्ञ हैं या जिनको आप विद्वान कहते हैं, कथावाचक विद्वान नहीं हैं। वो तो उनका रटा हुआ, जैसे एक गाना होता है ना, आपने एक मंत्र पढ़ लिया, जैसे पंडित है पूरी गीता दोहरा देते हैं, रामायण दोहरा देते हैं, दूसरे ग्रंथ दोहरा देते हैं, मुल्ला है तो कुरान की आयतें दोहरा देते हैं, हदीस दोहरा देते हैं, ईसाई हैं तो अपनी बाइबल से दोहरा देते हैं, तो उनका तो रोज़ का धंधा है। अब ऐसे कवि भी तो है ना, आप देखते हैं मुशायरे में, उनके पास कागज़ का टुकड़ा भी नहीं होता जेब में, बस ज़बानी कंठस्थ याद होता है, क्योंकि उसने अपने गीत को, अपनी कविता को, अपनी गज़ल को 50 बार, 1000 बार जहाँ भी जाते हैं वो अपनी सबसे अच्छी गज़ल सुनाते हैं, तो वो कंठस्थ हो जाती है। तो फिर उसमें तो गलती की संभावना भी नहीं रहती। अब मुझे तो अपनी नज़में या अपनी कविताएं या गज़लें याद नहीं रहती, क्योंकि भाई कोई दिन में 10 बार थोड़ी सुनाना, या हर रोज़ हर हफ्ते मुशायरा तो नहीं हो रहा है कि वही जाके सब जगह सुना रहे हैं। तो रिपीटेटिव जो होता है वो कंठस्थ हो जाता है व्यक्ति को, और या फिर बोलने के पहले वो सुबह से लेकर रात तक 2-4 दिन तक अभ्यास करते हैं। मैंने भी अपनी एक कविता थी, मैंने लिखी थी हवा के ऊपर, तो उसमें 11 छंद थे। तो मैंने सोचा था कि लोगों से मैंने रिक्वेस्ट भी की कि भाई आप सुनाइए, वो सुनाइए। कोई ऐसा गायक मुझे मिला नहीं जो ढंग से सुनाता, तो फिर मैंने भी याद की उसे। तो 1 हफ्ता लग गया था मुझे 11 छंद याद करने में। तो याद हो गई कंठस्थ, फिर मैंने रिकॉर्ड की वगैरह की, लेकिन मुझे खुद जची नहीं। खैर, तो ऐसा है कि जिम्मेदारी है, अगर आप राजनीतिज्ञों की गलती को समझते हैं और जानते हैं कि सरासर झूठ है। जैसे अभी एक बात निकली थी, पप्पू ने कहा था कि क्या है कि वो चौकीदार चोर है, हजारों की सभा में जगह जगह दोहराया था, लाखों करोड़ों लोगों ने वो बात सुन ली। अब वो जिसको चौकीदार कहा है वो व्यक्ति अपने काम में लगा है, उसके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, वो ऐसे फालतू वक्तव्यों का क्या जवाब दे। लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी से उस वाक्य का उपयोग कर लिया। तो ऐसा है कि समझदार व्यक्ति तो पत्थर को भी सीढ़ी बना लेता है। कोई आपका विरोध करता है तो उससे भी आप सत्य की तरफ एक निकाल लेते हैं। तो असत्य का विरोध होना चाहिए, चाहे वो व्यवहारिक हो या पारमार्थिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो। आपको एक दूध देने वाला घर पे आता है। अब मैं जो जिन चीज़ों की बात करूँगा वो ऐसी है कि जिनके उदाहरण देना चाहिए, उसका कुछ प्रमाण भी होना चाहिए। आजकल दूध की बड़ी समस्या है भारत में। मैं जहाँ रहता था देहरादून के आश्रम में काफ़ी रहा हूँ, तो वहाँ दूध आता था, भाई चाय भी बनती थी, शाम को 1-1 गिलास दूध भी मिलता था। तो मैं देखता था कि बिल्कुल जान ही नहीं दूध में, तो कोई कुछ बोलता ही नहीं था। अब सब ने बोल रहे हैं तो मैंने बोला भाई ठीक है, अब मैं भी क्या करूँ। तो एक दिन तो मैंने बोला, फिर 2 दिन बोला, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो फिर मैंने बोला वो दूध वाले को ही कहना पड़ेगा। तो मैंने किसी व्यक्ति से बात की और कहा कि भाई ये दूध हम बंद कर रहे हैं, हम वो थैली ले आएंगे बाज़ार से। वो अपना दूध कहीं से लेके आता था, प्राइवेट गाय का या भैंस का जो भी होता है, लेकिन उसमें जान ही नहीं थी, जैसा लगता है कि 40% पानी मिला दिया हो। तो हमने बोला बंद कर रहे हैं। अब इस ढंग से तो फ़ौरन दूसरे दिन उसने अच्छा दूध ला के दिया। फिर थोड़े दिन चला, फिर मिलाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो व्यापारी लोग हैं, राजनीतिज्ञ हों या कथावाचक हों, वो तो मिलावट का धंधा करेंगे। उनको अपने पद से, धन से, प्रतिष्ठा से मतलब है, और वो तो चाहते हैं कि लोग बोले ही ना। अब दिल्ली के जो हैं मंत्री, देखो कितनी झूठ, ऐसे तो सभी झूठ हैं, लालू झूठे हैं, तो यूपी के कितने थे, वो सबको अपने परिवार से मतलब है, अपनी सत्ता से मतलब है, अपनी गद्दी से। देश का क्या होता है, लोगों का क्या होता है, लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं, एक दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करते हैं, खून खराबा होता है, दंगे फसाद होते हैं, उनको इससे क्या मतलब। वो तो अपने सुरक्षित है, उनके पास तो बहुत सारा सुरक्षा का साधन है। भीड़ में लोग मारे या मारे जाएं,
अभी अभी वाराणसी के ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है। 4 महिलाओं ने हिम्मत की और शिकायत दर्ज की, और उस शिकायत से ये रास्ता निकला कि भाई इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इंक्वायरी हो गई है करीब करीब, और फैसला आने वाला है। तो देखो, हजारों साल पुरानी जगह पे किसी और ने कब्जा करके रखा है, और वो दूसरों को आने भी नहीं देते हैं। तो ऐसा ही तो होता आया है सदियों से, हजारों साल से ये होता है, रहा है और होता रहेगा। महाभारत का युद्ध है। अभी हमारे एक दूसरे हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने प्रश्न पूछा वो कृष्ण और के बारे में और दुर्योधन के बारे में, कि तो बात वही है कि भले ही धृतराष्ट्र अंधा है, दुर्योधन जिद्दी है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन क्या है कि एक हद होती है। वो कहता है कि 1 इंच जमीन का, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा। वो बोलते हैं हमें 5 राज्य दे दो या 5 गांव दे दो, छोटी सी जगह दे दो, तो हम अपना गुजारा कर लेंगे। इतने वो पांचों भाई इतने ईमानदार कि लड़ने को तैयार नहीं है। क्यों लड़ा जाए। लेकिन कुछ बातें हैं जो बिना एग्रेसिव हुए या हिंसात्मक हुए लोग नहीं समझेंगे। सभी लोग प्यार, मोहब्बत, आनंद, शांति थोड़ी चाहते हैं। भाई जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है वो तो सारी पृथ्वी का सिकंदर है, वो तो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है। हालांकि नहीं कर पाया वो बात अलग है, लेकिन पूरी दुनिया पे वो चाहता है मेरा साम्राज्य हो, फिर अंग्रेज आए। लोग दूसरे कितने सरल हैं, प्रेम से उनको जब आते थे तो उनकी तो समझते सेवा करते थे। लोग समझते वो समझते ये बेवकूफ़ है, ये कायर हैं, लड़ना नहीं चाहते। अरे भाई, जो आदमी अपनी मस्ती में मस्त है, अपना घर परिवार चला रहा है, वो क्यों लड़ेगा किसी से। उसको बस खाने पीने की सुविधा है, रहने की जगह है, बाग बगीचे हैं, पशु पालन है, वो क्यों खामा लड़ेगा। और जिसको थोड़ी सी अच्छी सुसंस्कृत कहना चाहिए शिक्षा दीक्षा मिली है, जो ध्यान साधना में इंटरेस्ट है, तो वो तो अपना अकेले में मस्त रहता है, झाड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा है। लेकिन जो दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, तो हमारे इतिहास से भी कुछ हमें सीखना चाहिए। बहुत गलतियां की और बड़े बड़े लोगों ने गलती की है। आज के ज़माने में नहीं, पिछले इतिहास को देखेंगे हजारों साल का, तो बड़े लोग बड़ी गलती करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बड़ी गलती की। क्षमा, गलत व्यक्ति को क्षमा करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। ये शूरवीर होने का एक घमंड, अहंकार कि जा तुझे माफ़ किया। अब व्यक्ति माफ़ी लायक है कि नहीं, क्षमा करने लायक है कि नहीं। किसी राजपूत को अगर क्षमा किया होता तो दोबारा वो मुंह नहीं दिखाता। 17 बार क्षमा करना किसी को, तो आप तो मुसीबत मोल ले रहे हैं। वो ऐसा वर्ग है कि आपको एक बार भी क्षमा ना करे, आप गलती ना करें, कुछ ना करें, तो भी आपको साफ कर देगा, क्योंकि उनका अपना सिस्टम है। वो कुछ और मानते हैं कि भाई ये सब कुछ हमारे लिए है, सारी दुनिया का सब कुछ हमारे लिए बनाया गया, और दूसरों को इसके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, और ये उनका अधिकार नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आप खुद ढूंढ लीजिए। यहाँ मेरी और आपकी बात ये हो रही है कि जरूर बोलें, राजनेता हो, विद्वान हो, कथावाचक हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे गीत हो, नृत्य हो, आर्ट हो, जहाँ भी आपको झूठ नजर, भोजन हो, आजकल भोजन में इतनी मिलावट, हर चीज़ में मिलावट हो रही है, तो जब तक आप बोलेंगे नहीं, उसका प्रचार ना करेंगे, झूठ तो बड़ा प्रचार कर रहा है। ओशो भी चाहते थे, उन्होंने अपने ढंग से उस वक्त जो लोगों तक बात पहुंचाने के लिए बोलना तो पड़ेगा। बड़े बड़े इश्तिहार लगा रहा है केजरीवाल, पूरी दिल्ली में हर बस स्टॉप पे, जगह जगह। मैं ऋषिकेश में था, वहाँ मत आइए। करोड़ों करोड़ों रुपये तो वो टीवी के में झोंक देता है लोगों का, मुफ्त में लालच देके। तो ईसाई हों, उन्होंने लोगों को वही लोगों को लालच दे दे के ईसाई बनाया है। अब गरीब आदमी है, उसको ना तो उसने पढ़ा लिखा है, ना बाइबल पढ़ी है, ना हिंदुओं के ग्रंथ पढ़े, ना जैनियों के, ना बुद्ध के, ना वो कंपेयर भी नहीं कर सकता। उसको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। उसको कोई 2 बोरी चावल दे दे, या कोई कहता है कि भाई शाम को बोतल दे देना, मुझे थर्रा पिला देना, 100-200 रुपये में बिक जाते हैं, लोग वोट दे देते हैं। ऐसे अशिक्षित लोगों के बीच आप अगर कुछ करेंगे ही नहीं, तो वो शिकार हो जाएंगे झूठ के। तो आप बोलिए, विरोध कीजिए,
जहाँ आपको सत्य नज़र आता है उसके पक्ष में, उसके समर्थन में कहें, जहाँ झूठ नज़र आता है उसका पर्दाफाश करें। वो सभी ओशो प्रेमियों की और ओशो के शिष्यों की सभी की जिम्मेदारी है। ओशो ने तो कहा है कि मैं 1000 मुंह से बोलूँगा। अब भाई हमारे जैसे उस वक्त के लोग तो थोड़े बहुत बच्चे हैं, कल ये भी विदा हो जाएंगे थोड़े दिन में, साल 2 साल 10-20 साल में। फिर नए लोग आएंगे जिन्होंने ओशो को कभी व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं, किताबें पढ़ी हैं, टीवी पे वीडियो वगैरह देखे हैं, तो उससे जो अनुमान लगा सकते हैं, जो ग्रहण कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन सिलसिला चलना चाहिए। और झूठ अगर मैं भी बोलता हूँ तो मुझे भी रोकना चाहिए आपको क्योंकि मैंने कोई दावा नहीं किया है कि भाई मैं, हाँ व्यवहारिक ज्ञान तो बड़ी आसान बात है कि आप बातचीत कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। कुछ बात ऐसी हैं जो आपके अनुभव में नहीं है, वो सिर्फ मान्यताएं हैं, तो उसमें आप मत उलझें। हाँ, बुद्ध पुरुष से मत उलझें जैसे, लेकिन लोग उलझे हैं। लोगों ने प्रश्न पूछे, लेकिन लोग तो इतने वो हड़बड़ा जाते हैं। मैं कभी कभी टीवी देख लेता हूँ, मेरे पास तो है भी नहीं, तो उसमें वो दूसरे वर्ग के लोग हैं, वो तो इतने भड़क जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो परंपरा रही है भारत में शास्त्रार्थ की। लोग कहाँ कहाँ से चल के आदि शंकराचार्य बड़े बड़े महापंडितों से को चैलेंज करते थे या निवेदन करते थे कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो एक वो है कि एक बौद्धिक था खेल, लेकिन उससे भी कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि व्यक्ति में कितनी प्रतिभा है। वो हर प्रश्न का जवाब तुरंत दे सकता है, या शास्त्रों के माध्यम से देना चाहता है, या अपने अनुभव से देना चाहता है, या सामने वाले को चुप कराने के लिए कुछ और हथकंडे, साम दाम दंड भेद। तो लोग तो हिंसा से लोगों को चुप कराते रहे हैं, सदियों से ही चल रहा है। चाहे वो सिकंदर हो, हिटलर हो, अंग्रेज हो, और क्या कहते हैं वो मुसोलिनी हो, माओ हो, जितने भी धर्म प्रचारक रहे हैं विदेश के, विशेषकर, वो तलवार के बल पर उन्होंने लोगों को ईसाई बनाया है या मुसलमान बनाया है। किताबें पढ़कर कौन इतनी जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा? बोलेंगे भाई जाओ हम कुछ और मानते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने तो नष्ट किया। आप एक इमारत बनाते हैं बहुत बड़ी, बहुत सुंदर, अब दूसरे के अंदर इतना टैलेंट नहीं है, इतनी प्रतिभा नहीं है, उसने तो कभी कुछ बनाया ही नहीं है। एक छोटा सा पत्थर काटने में, एक खिलौना बनाने में, अगर पत्थर का खिलौना बनाएंगे आप तो महीनों लग जाएंगे, दिन लग जाएंगे कहीं, और उसमें भी क्या बनता है। तो इतनी बड़ी बड़ी जो हमारे यहाँ प्रतिमाएं हैं और इतने बड़े बड़े हजारों साल पुराने मंदिर हैं, उनको देख के लोगों के मन में ईर्ष्या होती है। उन लोगों के मन में जो कुछ नहीं बना सकते, जो निर्माण नहीं कर सकते, तो नपुंसक है बिल्कुल, मतलब किसी तरह का सृजनात्मक कार्य। वो तो भूखे नंगे आदिम, वो लूटना जानते हैं कबीलाई लोग। तो इनको मन में बड़ी इच्छा हुई कि अब इनके सामने तो हम इससे अच्छा तो बना नहीं सकते, तो बेहतर है कि इसको मिटा दिया जाए। तो इससे पहले कि दुष्ट लोग सभ्यता को नष्ट कर दें, उसका जो सार निचोड़ है उससे निकाल के ओशो ने बड़ी कोशिश की। इतनी किताबें, इतने प्रवचन दिए हैं, तो हर विषय पर ओशो ने तो खूब बोला है। आप अच्छी तरह ओशो को सुने, और भी लोगों को सुने, और अपने ढंग से व्यवहारिक जगत में तो आप सबको जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, फिर बाद में पछताने का मौका ना मिले कि मुझे कहना था। अब तो वो इलेक्शन में जीत के आ गया, उसने कब्जा कर लिया हमारे नगर पर, देर ना हो जाए। हर एक क्षेत्र में बोलना चाहिए। हम इस ज़मीन के वासी हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, आसपास का जब भी झूठ है, किसी भी स्तर पे झूठ है, उसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें बोलने की सुविधा मिली है, टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, रिस्क भी है, लोग दुश्मन हो जाते हैं। इसके बावजूद भी मैं तो कहूँगा जरूर विरोध, गलत का विरोध, असत्य का विरोध होना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि इसके पहले एक और वीडियो डाला था, उसे भी ज़रा ध्यान से सुन लेना। तो झिझकिए मत, मैं तो बिना कुछ तैयारी के, अभी जैसे संगीतकार नौशाद हैं, चलो आखिरी बात और कर देता हूँ। वो मन में आया था कि उन्होंने एक किताब लिखी, 8वां सुर, बरसों पहले मैंने पढ़ी थी। तो मॉडर्न म्यूज़िक के ऊपर उन्होंने बड़ा आलोचना की है, क्योंकि अच्छे संगीतकार थे। उन्होंने बरसों मेहनत करके ऐसे ऐसे गीत दिए हैं कि एक गीत का संगीत तैयार करने के लिए उनको
कई बहुत समय लग जाता था। कब्रिस्तान में जाके सोते थे, अकेले में जाके बैठते थे, ये धुन तैयार करते थे, बड़ी मेहनत करके एक गीत रिकॉर्ड करने के लिए उसका संगीत तैयार करते थे। और जब ये मॉडर्न म्यूजिक आने लगा तो संगीतकार अपने रवि हों, खयाम हों, जयदेव, सलील चौधरी, मदन मोहन, एस.डी. बर्मन, ये हमारे वक्त के श्री रामचंद्र, और भी बहुत हैं, सबके नाम लेना तो अभी उनके लिए नहीं आ रहा हूँ, लेकिन हाँ, अब किसी ने मन में तो लगता था ये क्या शोरगुल हो रहा है, लेकिन संगीतकार नौशाद वो शायर भी थे, किसी को पता नहीं है, उन्होंने शायरी भी की है। तो उनकी मैं 2-4 पंक्तियाँ सुना देता हूँ आपको 8वां सुर से। मॉडर्न म्यूजिक के ऊपर उन्होंने जो कहा है, तो 27 शेर हैं इसमें। अब 27 तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन 2-4 सुना देता हूँ क्योंकि बात लंबी ना हो जाए। तो आलोचना उन्होंने की है कि आकार के सच्चे हैं न सुरताल के पक्के, गीत इनके हैं या रेल के इंजन के हैं धक्के, सरगम का न कोई ज्ञान न कुछ सम की खबर है, मध्यम ही से वाकिफ हैं न पंचम की खबर है। हे अंजुमन फन में, हे अंजुमन फन में, पे फन में नहीं पूरे, बागों के गुलाबों में उगे जैसे धतूरे। अब ऐसी बातें हैं, 2-4 और सुन लीजिए। जिस राग में जो राग भी चाहें तो मिला दें, जिस राग में जो राग भी चाहे तो मिला दें, पानी में भी मंजूर हो तो आग लगा दें। कहते हैं जिसे आर्ट बस नाम इसी का, सर और किसी का है तो धड़ और किसी का। उन्होंने बड़ा इनको झाड़ा है। अभी अगर वो शरीर में होते तो वो तो सुना देते खरी खरी, लेकिन मेरे पास कहीं से मिल गई है। तो मेले में कोई जैसे किसी मीत को ढूंढे, मेले में जैसे कोई किसी मीत को ढूंढे, बाजों की लगी भीड़ में संगीत को ढूंढे, बाजों की लगी भीड़ में संगीत को ढूंढे। सच ये है खुद अपने हैं ना ये अपने वतन के, गुल भी कभी चुनते हैं तो मगरिब के चमन के। फितरत ही इन ऐसों की गली और सड़ी है। देखिए, फितरत ही इन ऐसों की गली और सड़ी है, चोरी की तो जैसे इन्हें आदत ही पड़ी है। संगीत है या कबाड़ी की दुकान है, संगीत है या कोई कबाड़ी की दुकान है, साजों का फकत शोर है, संगीत कहाँ है। आखिरी में वो कहते हैं कि नौशाद दुआ करता है बस हाथ उठाए, नौशाद दुआ करता है बस हाथ उठाए, संगीत की कश्ती को खुदा पार लगाए। तो लोग विरोध तो बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन बस लोग क्या कहें, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। ओशो ने किसी की परवाह नहीं की है और बड़े बड़े लोगों से उलझे हैं। पोप को चैलेंज किया है, अमेरिका में रोनाल्ड रेगन को चैलेंज किया है, शंकराचार्य को, ना मालूम कहाँ कहाँ से उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। अभी होते तो अभी उनकी शैली और बदल जाती। खैर, अब जिम्मेदारी हमारे सारे ओशो शिष्यों के ऊपर, उनके प्रेमियों के ऊपर है कि यह सिलसिला चलना चाहिए। लोग चुप रहते हैं, इसलिए ये पूना का आश्रम तबाह हो गया कि भाई जो इनर सर्कल के लोग थे वो सब अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग गए, क्योंकि भाई बोलेंगे तो मुसीबत खड़ी होगी। तो आप दुष्टों को मौका देंगे तो वो बचने वाले थोड़ी हैं। दुष्टों का तो यही उद्देश्य होता है कि भाई किसी भी तरह कब्जा होना है, येन तेन प्रकार है। अब ये 25 मिनट होने वाले हैं, मैंने सोचा था कि 10-15 मिनट करूँगा। अब बात ही ऐसी है कि क्या किया जाए, थोड़ा बहुत तो उगलना ही पड़ेगा ना। तो बेझिझक रहिए, बेबाक रहिए और अपनी बात बिल्कुल अच्छी तरह से कहिए, और हमेशा असत्य का विरोध करना चाहिए, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हजारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जीवन में हमें, भोजन से लेके बिजली, पानी। अब पानी भी कितना मिलावट हो रही है, गंदगी लोग डाल रहे हैं नदियों में। तो भाई अगर सभी चुप रहेंगे तो बस वो लोग लूट लेंगे आपको, जीना मुश्किल हो जाएगा इस पृथ्वी पर, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पेड़ काट दिए जाएंगे और ना मालूम क्या क्या कोका कोला और मिक्सचर बना के
लोगों को जहर पिलाया जाएगा। ठीक है, आज बहुत हो गया। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।